जरा सोचिए, एक लुटेरा जिसका मकसद सिर्फ खजाना लूटना हो, वो 300 साल चलने वाले एक साम्राज्य की नींव कैसे रख सकता है? यही तो कहानी है दिल्ली सल्तनत की। एक ऐसी ताकत जो आई तो थी लूटने के इरादे से, लेकिन यहीं बस गई और यहीं की होके रह गई। ये सिर्फ जंग की नहीं, बल्कि इरादे बदलने की कहानी है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? क्या ये पहले से सोची समझी कोई प्लानिंग थी, या फिर हालात ही कुछ ऐसे बने कि हमलावर शासक बन गए? आइए इस कहानी की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि भारत के इतिहास में ये अहम मोड़ आया कैसे। देखिए, सल्तनत की कहानी की जड़ें तो 712 एडी में हुए पहले अरब हमले तक जाती हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि एक मजबूत सल्तनत की नींव रखने में करीब करीब 500 साल लग गए। जी हाँ, ये कोई एक रात में हुआ बदलाव नहीं था। इस लंबे समय में महमूद गजनवी जैसे हमलावर आए, जिनका मकसद सिर्फ लूटपाट था। और फिर जाकर वो दौर आया जब 1206 में दिल्ली सल्तनत की हकीकत में स्थापना हुई। तो कहानी का पहला हिस्सा वो शुरू होता है लालच से। इन शुरुआती हमलावरों को हिंदुस्तान की जमीन से कोई मतलब नहीं था। उनके नजर थी तो सिर्फ यहाँ के सोने चांदी और बेहिसाब खजानों पर। और इस लूट के दौर का कह सकते हैं पोस्टर बॉय था महमूद गजनवी। उसने तो जैसे एक ट्रेंड ही शुरू कर दिया था, आओ लूटो और खजाना भरकर वापस अपने घर चले जाओ। राज करने का कोई इरादा ही नहीं था। 17 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। महमूद गजनवी ने एक दो बार नहीं, बल्कि पूरे 17 बार हिंदुस्तान पर चढ़ाई की। जरा सोचिए, क्या जिद रही होगी और भारत की दौलत के लिए कैसा जुनून रहा होगा। तो उसका इरादा एकदम शीशे की तरह साफ था। उसे तख्त नहीं, खजाना चाहिए था। और जानते हैं, यही वो छोटी सी बात है, यही वो इरादे का फर्क है जो आगे चल के पूरी कहानी का रुख बदल देगा। इसका सबसे बड़ा और शायद सबसे मशहूर उदाहरण है 1025 एडी का सोमनाथ मंदिर पर हमला। ये सिर्फ एक पूजा की जगह पर हमला नहीं था, ये उस वक्त के भारत की दौलत के सबसे बड़े प्रतीक पर हमला था। और बस इसी एक घटना ने इतिहास की किताबों में महमूद गजनवी का नाम हमेशा के लिए एक लुटेरे के तौर पर लिख दिया। लेकिन हर कहानी की तरह यहाँ भी एक बड़ा मोड़ आता है। अब सीन बदलने वाला था। लूट का खेल अब खत्म होने को था, क्योंकि अब मैदान में एक ऐसा खिलाड़ी आने वाला था जिसका मकसद सिर्फ दौलत नहीं, बल्कि दिल्ली का तख्त था। इस पूरे बदलाव को हम दो लोगों के फर्क से समझ सकते हैं। एक तरफ महमूद गजनवी और दूसरी तरफ मोहम्मद गोरी। गजनवी आया लूटने के लिए, लेकिन उसके करीब करीब 150 साल बाद जब गोरी आया तो उसकी आंखों में लूट का नहीं, बल्कि एक सल्तनत बनाने का सपना था। बस इरादे का यही फर्क हिंदुस्तान की तकदीर बदलने वाला था। और वो फैसले का दिन आया साल 1192 में। जगह थी तराइन का मैदान। यहाँ जो दूसरी लड़ाई हुई वो सिर्फ एक लड़ाई की जीत नहीं थी। गोरी की इस जीत ने हिंदुस्तान में एक स्थायी सल्तनत की नींव रखने के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए खोल दिए। तो फिर सल्तनत बनी कैसे? देखिए, गोरी ने पहले तो नॉर्थ इंडिया का बड़ा इलाका जीता, पर वो यहाँ खुद नहीं रुका। उसने अपने एक बहुत ही भरोसेमंद गुलाम जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का गवर्नर बना दिया। और फिर जब गोरी की मौत हुई तो इसी ऐबक ने 1206 में कहा, अब सुल्तान मैं हूँ। और बस यहीं से शुरू हुई दिल्ली सल्तनत की कहानी। तो नींव तो रख दी गई, पर मकान बनाना अभी बाकी था। अब असली चैलेंज शुरू हुआ। इस नए सल्तनत को सिर्फ बचाए रखना नहीं, बल्कि इसे एक बहुत बड़े साम्राज्य में बदलना था। और इस काम को जिसने सच में कर दिखाया वो था खिलजी वंश। और खिलजी वंश में भी एक नाम सबसे ऊपर आता है, अलाउद्दीन खिलजी। उसके आने के बाद सल्तनत सिर्फ दिल्ली और उसके आसपास की जागीर नहीं रही, सल्तनत की सरहदें दूर दूर तक फैलने लगी। असल में अलाउद्दीन खिलजी की असली ताकत सिर्फ उसकी फौज नहीं थी, उसका दिमाग था। उसने कुछ ऐसे सुधार किए जो उस जमाने के हिसाब से बिल्कुल क्रांतिकारी थी। जैसे मार्केट में चीज़ों के दाम फिक्स कर दिए, एक नया लैंड टैक्स सिस्टम बनाया, और भ्रष्टाचार के खिलाफ तो बहुत ही सख्त था। ये सब क्यों? ताकि एक मजबूत सेंट्रलाइज साम्राज्य खड़ा हो सके। और इन सबका नतीजा ये हुआ कि सल्तनत की फौजें पहली बार दक्षिण भारत तक जा पहुंची। कहा जाता है कि उसने पूरे साउथ इंडिया को अपने कंट्रोल में ले लिया था। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि खिलजी के समय में सल्तनत कितनी पावरफुल हो चुकी थी। लेकिन इतिहास का नियम है, कोई भी ताकत हमेशा नहीं रहती।
खिलजी का दौर भी गुजरा और वक्त के साथ दिल्ली सल्तनत भी कमजोर पड़ने लगी और सल्तनत के इसी ढलते सूरज ने हिंदुस्तान में एक नए और भी ज्यादा ताकतवर साम्राज्य के उगने का मंच तैयार कर दिया। 15वीं सदी आते आते दिल्ली सल्तनत की हालत खस्ता हो चुकी थी। जो आखिरी राजवंश था, लोधी वंश, वो बस नाम का ही बचा था। और जब घर कमजोर हो तो बाहर वालों की नजर तो पड़ती ही है। मध्य एशिया से एक नया तूफान हिंदुस्तान की तरफ बढ़ रहा था। नाम था बाबर। और फिर वो घड़ी आई साल 1526 में। जगह थी पानीपत। ये सिर्फ दो सेनाओं की लड़ाई नहीं थी, ये दो जमानों की टक्कर थी। एक तरफ खत्म होती दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोधी और दूसरी तरफ हिंदुस्तान में मुगल राज का सपना देखने वाला बाबर। अगर हम सिर्फ संख्या देखें तो लोधी की जीत पक्की थी। उसकी फौज बाबर से बहुत बहुत बड़ी थी। लेकिन बाबर अपने साथ एक ऐसी चीज लाया था जो लोधी के पास नहीं थी, तोपें और लड़ाई की नई तकनीक। और बस इसी टेक्नोलॉजी ने इतनी बड़ी फौज को घुटनों पर ला दिया। ये तादाद पर तकनीक की जीत थी। और पानीपत तो बस ट्रेलर था। बाबर यही नहीं रुका। अगले 4 साल के अंदर उसने खानवा से लेकर घाघरा तक एक के बाद एक लड़ाइयां जीती और अपने रास्ते के हर बड़े कांटे को निकाल फेंका। और इन जीतों ने एक बात साफ कर दी कि हिंदुस्तान का अगला बादशाह अब एक मुगल ही होगा। तो इस तरह जो कहानी एक लुटेरे के इरादे से शुरू हुई थी, वो एक नए शहंशाह के राज पर आके पूरी हुई। दिल्ली सल्तनत की राख पर एक नया और कहीं ज्यादा बड़ा और शानदार साम्राज्य खड़ा हुआ, मुगल साम्राज्य। तो आखिर में एक सवाल जरूर उठता है, क्या दिल्ली सल्तनत बस इतिहास का एक चैप्टर है जो खत्म हो गया, या फिर उसने अपने 300 साल के राज में मुगलों के लिए एक ऐसा स्टेज तैयार कर दिया था जिस पर आकर उन्हें सिर्फ अपना एक्ट करना था। इस पर जरूर सोचिएगा कि अगर दिल्ली सल्तनत ना होती तो क्या मुगल साम्राज्य वैसा होता जैसा हम उसे जानते हैं।